पहलवान जी मैं जा रही हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ। तब तक नहा लीजिएगा, फिर साथ नाश्ता करेंगे। ठीक है। वह दरवाज़ा बंद करके बाहर चली गई कि शाहिका खड़ी थी। क्या हुआ? दो लोग आपसे मिलने आए हैं। कौन? पता नहीं। वह चलती बाहर आई तो सामने अंकुर और बाऊजी थे कि होठों की हंसी दब गई। बाऊजी आगे बढ़कर झुककर पैर छू लिए। अंकुर से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अभी कहाँ है? कल तो बाहर ही बैठा था, अब भीग रहे थे तो अंदर ले आई। अब कहाँ है? अब सो रहे हैं। शुक्र है, मैं तो डर गया था। है कहाँ वो नालायक? मेरी सांसें अटकी पड़ी थी। रात भर आंखों में नींद नहीं थी। उसे देख लूं तो चैन आए। इतनी जिद्दी औलाद है मेरी कि क्या बताऊं। इस बुढ़ापे में दो पल का सुकून नहीं। कितना समझाया कि उठ जा, पर हिला भी नहीं। शुक्र है तेरे बोलने से तो उठा। आप बैठिए, मैं अभी आती हूँ। वह उन्हें बैठने कहती है। तुम कहाँ जा रही हो? पहलवान जी यहाँ थे तो समिति को बताना पड़ेगा। मुझे तुमसे बात करनी है। बोलिए। क्या है ये सब बहू? अब तुम यहाँ सदन में रहोगी? बाबूजी वह अंकुर से नजरें मिलाने में असमर्थ हो रही थी। पापा, आप तब तक अभी से मिल लो। मुझे गौरी से बात करनी है। वह बोला तो वे उठ गए और अब गौरी को अंकुर का सामना करना था। आखिर कब तक भागेगी उसके सवालों से? उसने तो अपना रास्ता चुन लिया, पर उसके मन में जो सवाल है उसे उनका भी तो जवाब चाहिए होगा। इन्हीं सवालों से बचने तो वह उसके हॉस्पिटल से लौटने से पहले ही घर छोड़कर आ गई थी। पर शायद ऐसा हो नहीं सकता। उसे उसका सामना तो करना पड़ेगा। मन की बेचैनी चेहरे पर झलकने लगी, जिसे अंकुर भी भलीभांति महसूस कर पा रहा था। गौरी यह सच पहले ही स्वीकार कर आगे बढ़ गई, पर उसके लिए तो 2 दिन पहले तक वह उसकी पत्नी ही थी, जो दिन रात उसकी नजरों के सामने थी। उसकी एक आवाज पर दौड़ी चली जाती, उसकी सेवा में कोई कमी नहीं करती थी। झुंझलाहट कभी उसके चेहरे पर दिखती भी नहीं थी। वह कितना कुछ मन में दबाए बैठी थी, कभी सोच ही नहीं पाया। पर जब कभी भी वह पति की नजर से उसकी तरफ देखता, तो उसके चेहरे पर पहले जैसी खुशी ढूंढने से भी ना मिलती। कई बार वजह जाननी चाहिए कि हर बार टाल जाती। जब वह उसे अपने साथ बेड में सोने को कहता तो बहाना बना देती। उसके करीब जाने की कोशिश को वह पूरा होने से पहले ही रोक देती। जब अभी और उसे एक साथ देखा तो अपने साथ होते धोखे को देख पूरी तरह हिल गया था। उसके लिए यह यकीन कर पाना बहुत मुश्किल था कि यह सच है, पर वही सच उसके जीवन की डरावनी हकीकत बन गई है, इस रूप में कि वह अब उसकी पत्नी नहीं रही। पर क्या यह सच जानना काफी है? इससे उसके मन के वो जज्बात बदल जाएंगे जो वह अपनी पत्नी के लिए महसूस करता था। जो अतरंग पल उसने पति पत्नी की तरह गौरी के साथ जिए, क्या वो यादें उसकी स्मृति पटल से इतनी आसानी से धुंधली हो जाएगी? सदन के बंदी गृह में रहते हुए भी उसके मन में गौरी थी। उससे मिलने की इच्छा बलवती थी, जो उसे उस प्रताड़ना में भी जीवित रखे हुए थी। यह सब भूल क्या अब वह आगे बढ़ सकता है? उसने गौरी के चेहरे की तरफ देखा, जो अपराध बोध से उससे नजरें नहीं मिला पा रही थी। पर क्या इस सब के लिए वह गौरी को दोष दे सकता है? शायद नहीं। उन सब के लिए तो वह पहले ही मर चुका था, तो वे सब आगे बढ़ गए। इसमें उनका क्या दोष? क्योंकि चलना ही जिंदगी है। पर उसका क्या? वह तो वही खड़ा है जहाँ सब कुछ छोड़कर गया था। हकीकत जानने के बाद और पूरी तरह ठीक होने के बाद पहली बार गौरी से सामना हुआ, तो मन की वह हसरत भी पूरी नहीं कर सकता जब वह उसे इस नहर से गले लगा सकता। यह वह पहली वाली छुई मुई सी डरी सहमी रहने वाली गौरी भी तो नहीं, जो शादी के पहले दिन की सुबह सिर्फ इस वजह से रोने लगी थी कि उसका साड़ी का पल्लू उसके नीचे दबा था और वह उसे हटने नहीं कह पा रही थी। अब जो गौरी उसके सामने है, इतनी मजबूत है कि जिनसे इतना प्रेम करती है, उन सबको छोड़ने का कठोर फैसला कर इस सदन में रहने आ गई। बैठो। खड़ी क्यों हो? उसे खड़ा देखा तो बैठने कहा। बोलिए। बैठोगी तभी बात समझ पाओगी। नहीं। बैठ जाओ। वह प्यार से बोला तो बैठ गई और जमीन घूरने लगी। इस तरह घर छोड़कर चली आई। ये नहीं सोचा कि तुम्हें घर में ना पाकर हम लोग कितना परेशान हो जाएंगे। आपको पैरों पर खड़ा देख मुझे बहुत खुशी हुई थी। मैं बस यही चाहती थी कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओ। इसलिए ही मैं उस घर में रुकी थी। जब यह हो गया तो मेरा उस घर में रुकने का प्रयोजन भी पूरा हो गया था, तो चली आई। क्या बस यही उद्देश्य था तुम्हारा? बाकी कुछ नहीं?
नियति के आगे किसकी चली है। मैं भी बेबस थी। उस समय जो हालात उत्पन्न हुए, तो मेरे पास इसके सिवा अन्य कोई रास्ता शेष नहीं था। ना आपसे नजरें मिला पाने की हिम्मत कर पाई। उस समय मैंने जो देखा, जो समझ सकता था वो समझा। पर वो सच भी तो है ना। हाँ, पर उस तरह नहीं जिस तरह मैंने समझा। फिर किस तरह है? पापा को उस समय जो उचित लगा होगा, उन्होंने किया होगा। उनके फैसले न कभी गलत होते हैं और न हम उन पर असहमति जताते हैं। उन्होंने हमेशा घर का भला सोचा, हमारी खुशी चाही। मर्दों से भरे उस घर को एक औरत चाहिए थी, जो चार दीवारों के मकान को सही मायनों में घर बनाती है। अनुराग के बजाय उन्होंने अभी से चादर डलवा दी तो कुछ गलत भी नहीं था। तुम भी इस प्रथा के आगे मजबूर थी, तो इसके लिए तुम्हें अपराध बोध मोल लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। शायद यही होनी थी। उसके ऐसे कहते ही वह उसकी तरफ आश्चर्य से देखने लगी। कोई कैसे इतनी सहजता से यह कठोर सच्चाई स्वीकार कर सकता है? क्या इतना आसान है यह सब स्वीकारना? पर शायद वह भी परिस्थिति के हाथों मजबूर है। सोचकर आंखों से आंसू टपकने लगे। मुझे माफ कर दीजिए अंकुर जी। क्यों? मैं एक अच्छी पत्नी नहीं बन पाई, ये किसने कह दिया? उस समय मुझसे आपकी विधवा बने रहने का अधिकार भी छीन लिया गया था। मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं उस समय विरोध करने की हिम्मत क्यों नहीं कर पाई। शायद ये कदम मुझे तभी उठा लेना चाहिए था, तो आज आपके अपराधी होने का पश्चाताप नहीं होता। इस बात की माफी चाहिए। माफी का सवाल कहाँ है गौरी? यदि मैं वाकई में उस हादसे में जान गंवा चुका होता, तो क्या तुम उम्र भर अकेली रहकर मेरा इंतजार करती? तो यह मुझे भी मंजूर न होता। अगर तुम्हारा नसीब अभी के साथ जुड़ा था, तो मैं कौन होता हूँ रोकने वाला? शायद उस भोले को तुम्हारी जैसी लड़की ही संभाल सकती है, और तुमने संभाला भी, और उसने भी तुम्हें निराश नहीं किया। तभी तो तुम आगे बढ़ गए। मलाल जरूर है कि तुमसे मेरा वो रिश्ता नहीं रहा, पर अगर तुम अभी के साथ खुश हो और मैं तुम्हारी यह खुशी बर्दाश्त न कर पाऊं, तो मेरा कैसा प्रेम अभी तुम्हारे साथ गृहस्थी बसाकर रहेगा और वह खुश दिखेगा, और मैं खुश ना हूं, तो फिर मेरे भाई के लिए मेरा कैसा स्नेह, उसके होठों की मुस्कान देख क्या मुझे सुकून नहीं मिलेगा? पर आपके साथ तो नाइंसाफी तो हुई ना। यह तो भगवान की नाइंसाफी है कि तुम्हें मुझे दिया भी और छीन भी लिया, तो बाकी दुनिया से क्या शिकायत? उसके यह कहते ही वह उठकर उसके पैरों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। क्या हुआ? अंकुर जी, आप कैसे इतना बड़ा दिल रखते हैं? आप साधारण मनुष्य हो ही नहीं सकते। मैं अभागन तो शर्मिंदगी में आपको मुंह नहीं दिखा पा रही थी, और आपने इतनी आसानी से हमें माफ कर दिया। उसके आंसू उसके पैरों में गिरने लगे। गौरी उठो, ये क्या कर रही हो? वह उसके दोनों कांधे पकड़ उसे उठाता है। मैं कोई महान नहीं हूँ। भाग ने जो खेल खेला, मैं उस परिणाम को सहज स्वीकार रहा हूँ। मैं इतना स्वार्थी या तंग दिल नहीं बन सकता कि अपने भाग्य की लिखी के लिए उन्हें दोषी ठहराऊं, जिन्हें मैं प्रेम करता हूँ, स्नेह रखता हूं। तुम दोनों ही मुझे अजीज हो, अपनी दोनों आंखों के समान। तो क्या शरीर अपनी आंखों से बैर बांध सकता है? नहीं ना। तुम्हारी खुशी अगर रवि है और रवि की तुम, तो मैं क्यों बीच में आऊं? जब किस्मत ने यह रिश्ता जोड़ा, तो मैं कौन होता हूँ सवाल उठाने वाला? धन्यवाद अंकुर जी कि आपने मुझे मेरी गिलानी से निकाल दिया। किस बात की गिलानी? मैं आपका इंतजार नहीं कर पाई, पर यकीन मानिए मैंने कोशिश की थी। मैंने विरोध भी किया, पर किसी ने मेरी नहीं सुनी। मैं तो जीवित भी नहीं रहना चाहती थी, पर शायद किस्मत को यह भी मंजूर नहीं था। मैं पहलवान जी की पत्नी बन गई थी। इस वजह से पहलवान जी अखाड़ा छूट गया कि वे बिल्कुल गुमसुम रहने लगे। उन्हें ऐसा देख मैं अपना दुख भूल इस गिलानी में रहने लगी कि मैंने पहलवान जी की जिंदगी भी खराब कर दी। उनकी उदासी मुझे बेचैन करती कि मैं उसकी वजह हूँ। खुद को दोषी ठहराती कि मेरी खराब किस्मत की वजह से ये हुआ है। कब उनकी डांट सुनते सुनते मुझे उनके चेहरे पर खुशी देखने की हसरत होने लगी। वो भी आपसे उतना ही प्यार करते थे जितना मैं। दोनों का गम एक जैसा था कि हमारा गम और खुशी दोनों एक हो गए। वे मुझे पत्नी की नज़र से देखने लगे थे। अगर उन्हें इस अधिकार से महरूम रखती, तो उनके साथ भी तो नाइंसाफी थी। आप भी पहलवान जी के लिए कोई नाराजगी मन में मत रखिएगा। वो आपसे, बाऊजी से, हम सब से बहुत प्यार करते हैं। तभी तो आपकी खुशी के लिए 6 महीने मुझसे बात भी नहीं की, ताकि मैं आपके पास लौट जाऊं। मुझसे बात नहीं करते थे ताकि मैं निराश हो जाऊं। मुझे आपके लौट आने की खुशी बहुत थी,
पर मेरे लिए वापस पीछे मुड़ना असंभव था। जिस इंसान ने मुझे तब अपनाया जब मैं अकेली और टूटी हुई थी, जब मैं जीना भूल गई थी, मुझे जीने की वजह दी, आपके लौटते ही उन्हें छोड़ देना, यह ना बल्कि अनुचित था, मेरे लिए नामुमकिन भी। इसलिए यहाँ आने का फैसला किया, ताकि सारी उलझन ही खत्म हो जाए। मैं सब जानता हूँ और उन हालात को भी समझता हूँ जिनमें ये हुआ। इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि वापस घर चलूँ। ये नहीं हो सकता। तुम्हारे बिना वो घर सूना है। बिना स्त्री के घर मरघट समान है। तुम्हें उस घर की जरूरत बेशक ना हो, पर उस घर को तुम्हारी जरूरत है। पर मैं कैसे? मैं कुछ दिनों बाद शहर चला जाऊंगा। फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी खुश रहेगा। तुम खुश रहोगी। सब उसी तरह फिर से खुश रहोगे, जिस तरह पहले रहते थे। तो क्या मेरी खुशी तुम लोगों से अलग होगी? बिल्कुल भी नहीं। मैं भी खुश रहूंगा। मेरा परिवार ही तो मेरी खुशी है। तुम सब खुश तो मैं भी खुश। और ये खुशी सबको तुम ही दे सकती हो, वापस आकर। आप अभी ठीक नहीं हैं, तो शहर कैसे जा सकते हैं? अभी देखभाल की जरूरत है। तुम यहाँ रहोगी तो कोई भी खुश नहीं रहेगा। मैं अपना रास्ता चुन चुकी हूँ। इस सदन को मेरी जरूरत है, पर उस घर को इससे ज्यादा। अंकुर गौरी को मनाने की कोशिश कर रहा था कि वो घर चले, पर वो जिद पर थी। वही बाबूजी भी अभी से मिलने उसके कमरे के बाहर खड़े थे। अभी उनकी आवाज सुनी तो नींद से जागा। अभी अभी जी पापा, फटाफट से उठ खड़ा हुआ। पापा यहाँ क्या कर रहे हैं? जल्दी से अपने कपड़े ढूंढे और पहनकर आंख मीचते दरवाजा खोला। पापा आप यहाँ? वह पूछता है, पर उनके चेहरे पर खुशी फैली हुई थी। कैसा है बेगधे? वे हंसे। मैं ठीक हूँ। दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा था? सोया हुआ था। मैं रात भर परेशान था। आंखों में नींद नहीं थी। और तू यहाँ मजे से सो रहा था। तभी तो आपकी बहू मानी है। वह मुस्कुराया। क्या कह रहा है? हाँ, मुझे बजरंगबली का आदेश था, तो बाहर बैठा था। और देखिए ना, गौरी मुझे बारिश में देख रह नहीं पाई और यहाँ अंदर ले आई। और फिर? वह चुप हो गया। फिर? फिर क्या? फिर क्या आपको सब कुछ बता दूं? हा हा हा। वे हंसने लगे। मैं तो तुझे यूं ही बैल बुद्धि समझता था, पर तू है नहीं। पापा, वह उनके गले लग गया। मैं तेरे लिए खुश हूँ। आपसे कुछ मांगूंगा तो देंगे? हाँ, क्यों नहीं। तू इतना खुश है तो मैं भी खुश हूँ। मैं भी अब यही रहूंगा, गौरी के साथ। तो आपसे इसकी अनुमति चाहिए। पर कैसे? हमारा क्या? बस आप नाराज मत होना। मैं अब अच्छा पति बनना चाहता हूँ। गौरी की जो भी शिकायतें हैं, सब दूर करना चाहता हूँ। उसने वहां रहने की अनुमति मांगी। तुझे जो ठीक लगे कर ले। मुझे अंकुर ठीक चाहिए था, जो कि वहां अब है। तुम दोनों यहाँ खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। अंकुर बहुत समझदार है, संभाल लेगा खुद को। थैंक यू पापा। चलो अब अंकुर से मिल ले। भैया भी आए हैं? हाँ। कहाँ हैं? बाहर। वहाँ क्या कर रहे हैं? बहू से बात कर रहा है, ताकि वह भी अपनी गिलानी से निकल सके। क्या वो कर पाएंगे? अभि ने शंका जताई। मुझे उस पर पूरा विश्वास है। उसके जैसा समझदार इंसान ही इस परिस्थिति को संभाल सकने में सक्षम है। मैं यह पहले से जानता था, इसलिए उसे ठीक करने जो बन पड़ा वो किया। चल अब। वे दोनों बाहर आए तो गौरी और अंकुर वहीं पर बैठे थे। भैया, वह उसके गले लग गया। कैसा है? पापा ने बताया कि तू रात भर बारिश में भीगता रहा। ऐसे क्यों किया? पूछा। बजरंग बली का आदेश था। तू और तेरे बजरंग बली क्या ही करे, कुछ नहीं पता। सब उनकी मर्जी है। अगर इसमें बजरंग बली की मर्जी है तो मैं भी इसे स्वीकार रहा हूँ। इसलिए गौरी को कह रहा हूँ कि घर चले। भैया, पर ये घर नहीं जाना चाहती। अगर मैं हूँ इसकी वजह, तो मैं चला जाऊंगा कुछ दिन बाद। नहीं भैया, वह उसके पास आकर बैठ गया। आप कहीं नहीं जाएंगे। आपने मेरे लिए अपना शौक छोड़ा। अब मेरी जिम्मेदारी है कि आपको खुश रखूं। तो अब आप शहर नहीं जाएंगे, हमारे साथ रहेंगे। ये कैसे संभव होगा? गौरी और मैं यहाँ रहेंगे, और आप पापा के साथ दुकान संभालेंगे। उसको थोड़ा और बड़ा रूप देंगे। पर तू यहाँ? हाँ, मैं तो वैसे भी अधिकतर बाहर ही रहता हूँ। रोहित भी अब कॉलेज जाएगा, तो उसके लिए उसे शहर जाना पड़ेगा। तो पापा अकेले हो जाएंगे। और क्या हम उन्हें अकेला छोड़ सकते हैं? नहीं। नहीं ना। तो आप यही रहोगे और दुकान संभालोगे। रोहित भी कॉलेज के लिए शहर जाना चाहता है, तो उसको उसका सपना पूरा करने देते हैं। ठीक है, अब आप मेरे साथ चलिए। गौरी अभी से बोली। कहा? कमेटी के पास। दोनों वहां से सदन की 5 सदस्य कमेटी के समक्ष प्रस्तुत होते हैं।
जहाँ गौरी को कारण बताना पड़ता है कि उसने अवि को रात के समय सदन में बुलाकर क्यों सदन का नियम भंग किया, जिसे वे मान भी जाते हैं। गौरी अवि को साथ रखने की इजाजत मांगती है, जिसे वे ये कहकर इनकार कर देते हैं कि नियम तो नियम है, सबके लिए बराबर है। आज आप अपने पति के साथ में रखेंगी, कल को कोई और भी तुम्हारा हवाला देकर आ जाएगा तो हमें सदन की व्यवस्था संभालने में परेशानी होगी। जरा सोचिए, यह कवारी लड़कियों से लेकर बुजुर्ग महिलाएं तक है, उनको असहजता होगी, कई सारे प्रश्न उठेंगे। उन्होंने बात की गंभीरता से उन्हें परिचित करवाया। तो फिर इसका हल कैसे निकलेगा? हल ये है कि आप घर जा सकती हैं। आपका घर गांव में ही है, आप हर रोज आ जा सकती हैं। कमेटी की अध्यक्ष थी, वो बोली। तो गौरी की परेशानी बढ़ गई। वह घर नहीं जाना चाहती। वह घर गई तो अंकुर वहां से चला जाएगा, नहीं गया तो बेशक उनका मन रखने वह कह रहा हो कि उसने सच स्वीकार लिया है, पर उसकी आंखों में दर्द और बेचैनी उसने साफ महसूस की है। क्या उसे यह सब स्वीकारने में समय नहीं लगेगा? मैं फिलहाल घर नहीं जाना चाहती। वजह तो अब भी वही ज्यों की त्यों है, जिसकी वजह से मैं यहाँ आई थी। इसका एक और समाधान निकाला जा सकता है। क्या? वीकेंड पर या तो आप बाहर जा सकती हैं या ये यहाँ आ सकते हैं, सिर्फ एक दिन। अभी बोला, जी बस, इससे ज्यादा हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। जो भी आपका फैसला होगा शाम तक कमेटी को लिखित में अवगत कराना होगा। क्या फैसला है तुम्हारा? बाहर आकर अभी ने पूछा। मैं यही रहूंगी। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। मैं भैया और पापा को घर भेज देता हूँ। और आप? हम अब नाश्ता साथ करेंगे। और उसने एक आंख दबाई कि वह शर्मा दी। बाऊजी और अंकुर जी क्या बिना नाश्ता किए जाएंगे? तो वो भी नाश्ता करके जाएंगे। ठीक है, मैं बात करता हूँ। अभी आया और बाऊजी और अंकुर को भी उसके आवास पर ले आया। तब तक गौरी ने नाश्ता तैयार किया और सबने साथ में नाश्ता किया। इस दौरान अभी उन्हें पूरी बात से अवगत करा चुका था। बहू, क्या यहाँ रहने का तुम्हारा अंतिम फैसला है? बाऊजी ने पूछा। जी, एक बार फिर सोच लो। कितनी दूर हूँ मैं वहां से? जब आपका मन करे तो मिलने आ जाना। अभी का क्या, सप्ताहांत में एक दिन की छुट्टी मिली है। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे कर लो। वे लोग नाश्ता करके चले गए तो अभी दरवाजा बंद कर देता है। दरवाजा क्यों बंद कर दिया? आज की तो छुट्टी है। ये सब ठीक नहीं है। सब ठीक है, अब हफ्ते बाद आऊंगा। तब तक पता नहीं कैसे रहूंगा। दिन में मिलने आ जाना। उसकी आंखों में शोक ही थी। जो हुक्म महारानी जी, जब आप कहेंगी मैं आ जाऊंगा। वह खिलखिला दी और वह उसे खींचता बेड में ले आया। अब तो तुम्हारे मन की सारी दुविधा खत्म हो गई। हाँ तो? उसके गालों पर हाथ फेरता बोला। जाने से पहले थोड़ा थोड़ा प्यार करे। नहीं। हाँ। नहीं। वह उठने लगी कि उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। उसकी नाना करते हुए भी वह उसे बाहों में दबोच लेता है और मनमानी करने के बाद ही छोड़ता है। उसके बाद भी वापस जाने के बजाय दोपहर में भी वही रहा। इतने दिनों की बातें दिल में थी, सब साझा की और कुछ प्यार भरे पल भी साथ जिए। और अब शाम को लौट आया। गौरी के माँ पापा कल ही लौट चुके थे और घर में भी वो शांति लौट आई थी जो इतने दिनों से कहीं खो गई थी। जो माहौल में एक भारीपन था वह हल्का हो गया और इस तरह धीरे धीरे हफ्ता बीत गया। इस दौरान अभी गौरी से मिलने भी गया और शनिवार और रविवार को वहां भी रहा। अंकुर भी अब दुकान पर बैठे, इसके लिए अभी ने पुरानी दुकान को बढ़ाने का फैसला किया और उस पर काम भी शुरू करवा दिया ताकि उसका मन बहला रहे और शहर जाने का ख्याल ना आए। उसके बाद उसको एकेडमी वापस लौटना था तो वह सबसे मिलकर चला गया। इस सब घटनाक्रम को 1.5 माह से ऊपर का समय बीत गया था। सब सामान्य चल रहा था। एक दिन सुबह के समय अभी एकेडमी में प्रैक्टिस कर रहा था कि बाबूजी का कॉल आ गया। प्रणाम पापा। उनको प्रणाम करता है। जितनी जल्दी हो सके घर आ जा। आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। अभी क्यों? गौरी हॉस्पिटल में है। अंकुर ने फोन ले लिया और उसे बताया तो फिर उसके कदम वहां न टिके और आनन फानन में शहर से वापस आया और घबराया हॉस्पिटल पहुंचा। वह सब लोगों को मौजूद देख बेहद घबरा गया। पापा, क्या हुआ गौरी को? वे चुप थे। भैया, गौरी ठीक तो है ना? उन सब के चेहरे पर गंभीरता थी। वे उसे वहां ले आए जहां गौरी बेड में लेटी हुई थी। गौरी, क्या हुआ है तुम्हें? सुबह सुबह चक्कर आ गया और बेहोश हो गई। सदन से फोन आया तो हम भी घबरा गए, तुझे भी कॉल कर दिया। बाबूजी बोले। क्या बोला डॉक्टर ने? और गौरी, तुम बीमार थी, बताया क्यों नहीं?
क्या हुआ गौरी, तुम ठीक तो हो? उसने आतुरता से पूछा। क्या हो गया था? उसने पूछा, पर वह जवाब देने के बजाय दोनों हाथों से चेहरा ढक लेती है। बोलती क्यों नहीं? ये शर्मा क्यों रही है? उसे समझ नहीं आ रहा था, तो उन लोगों से पूछा, बधाई हो, आप पापा बनने वाले हैं। डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाई तो यकीन नहीं कर पा रहा था। पापा? पापा? दो तीन बार रिपीट किया और बाबूजी, अंकुर और रोहित की तरफ देखा जो मुस्कुरा रहे थे। हाँ पापा, तीनों ही एक साथ बोले। मैं पापा? हाँ पर कैसे? वो तो तू जाने। हम तो खुश हैं कि मैं दादा बनने वाला हूँ। वे हंसे तो झेप गया। मैं चाचा, रोहित बोला। और मैं बड़ा पापा। अंकुर भी हंसा तो वह पीछे मुड़ा। गौरी, क्या ये सच है? हाँ, सुनकर वह मानो आसमान में उड़ने लगा। थैंक यू मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। वह उसका हाथ पकड़कर चूम लेता है। पापा, अब मैं भी पापा बनने वाला हूँ। हाँ, रोहित सुना तूने? वह अपनी खुशी संभाल नहीं पा रहा था। हाँ, भैया, मैं पापा बनने वाला हूँ। वह उसके गले लग गया, तो बाबूजी भी उन दोनों को गले लगा लेते हैं। मुझे भी लो, रोहित बोला, तो वे उसे भी ले लेते हैं। पर मुझे दुख भी हो रहा है। क्यों? अब मैं सबसे छोटा नहीं रहूंगा। हाँ, अब हमारा छुटकू पहलवान आएगा, अभी बोला। हम उसे पहलवान नहीं बनाएंगे। गौरी बोल पड़ी। क्यों? एक पहलवान के लिए ही रोटियां बेलते मेरे हाथ दर्द करने लगते हैं। दो दो का खाना मुझसे नहीं बनेगा। वह तपाक से बोली। हाँ हाँ, सब हंस पड़े कि झेप गई। बिल्कुल ठीक कह रही हो, हमारे घर में छोटी गौरी भी तो आ सकती है। जो भी आए, वह हमारी खुशियों की चाबी होगा। अंकुर मुस्कुराते बोला। तो वह भी हंस दी। चलो अब सब घर चलो। बाबूजी, सब क्यों? मैं नहीं चाहता कि अब हमारी बहू सदन में रहे। मैं दादा बनने की खुशी अपने आंखों के सामने महसूस करना चाहता हूँ। न जाने कितने समय से हमारे घर की खुशियाँ रूठी रही, अब इस बच्चे के रूप में लौट रही है, जिसका हम स्वागत करेंगे। उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े। बहुत हुआ बनवास, अब नहीं। चलो बहू, तुम्हारे बिना घर बिल्कुल सूना है। सबकी जिद पर आखिर गौरी को घर आना पड़ता है। वह भी अपनी माँ बनने की खबर से बेहद खुश थी। सबके चेहरों की खुशी भी कम नहीं करना चाहती थी, तो घर आ गए। उसके आते ही घर की रौनक फिर से लौट आई। अंकुर भी यह स्वीकार चुका था और उन दोनों के लिए वह भी खुश था। अभी गौरी के पास ही रुकना चाह रहा था, पर वह चाह कर भी नहीं कर सकता था। उसे एकेडमी वापस जाना पड़ेगा, तो दुविधा में था। गौरी, क्या करूं? समझ नहीं आ रहा। क्या? मुझे वापस जाना पड़ेगा, पर तुम्हें इस हालत में छोड़ना भी अच्छा नहीं लग रहा। और मैं भी इस दौरान तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तो क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। क्या मेरे साथ शहर चलोगी? उसने उसकी राय पूछी। नहीं पहलवान जी, आप वहाँ भी तो साथ नहीं रह पाओगे। इस दौरान अकेले रहने से अच्छा परिवार के साथ रहना अच्छा होता है। और देखिए, घर वाले कितने खुश हैं, खासकर बाबूजी। उनकी ये खुशी क्यों कम करे? ठीक है, फिर मैं घर के काम के लिए बाई लगा देता हूँ, जो तुम्हारी देखभाल भी करेगी। मैं कर लूंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम बस आराम करोगी। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें या मेरे बच्चे को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़े। जब भी संभव होगा मैं आने का प्रयास करूंगा। वह उसके कंधे पर सिर रख देती है। मुझे आपकी याद आएगी। आप हर रोज बात तो करेंगे? हाँ, और तुम भी हर रोज तुम दोनों को मुझसे मिलाना। ठीक है, ठीक है। वह उसका हाथ थामकर माथे पर चूम लेता है। एक दो दिन बाद गौरी की जिम्मेदारी घर वालों को सौंपकर अभी वापस एकेडमी चला जाता है। वहां जाने के बाद वह व्यस्त भी बहुत हो जाता है, क्योंकि उसके कई कंपनियों के साथ अनुबंध थे, जिन्हें पूरा करना उसकी मजबूरी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। घर के काम के लिए यद्यपि बाई आती, पर बाकी की जिम्मेदारी अंकुर और बाबूजी भली भांति निभाते। उसे हर महीने रूटीन चेकअप के लिए समय पर हॉस्पिटल ले जाना, उसके खाने पीने का ध्यान रखना, सब अंकुर ही करता। रोहित भी आगे की पढ़ाई के लिए शहर चला गया, तो अब वे तीनों घर पर थे, जिससे अंकुर की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई, जिसे उसने भली प्रकार निभाया भी। पहले पहले कई बार गौरी झिझक जाती कि अंकुर यह सब इतनी सहजता से कैसे कर रहा है। वह पूछती तो कहता, तुम भी तो करती थी जब मैं बीमार था। अब मेरी बारी है। गौरी की डिलीवरी का समय भी नजदीक आ गया, जिससे उसकी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी बढ़ रही थी। इस बीच अभी एक दो बार घर पर आया, पर अब उसे एक कंपटीशन के लिए बाहर जाना था। उसने अपना नाम वापस लेने की दरख्वास्त की थी, पर कैंसिल हो गई। जैसे जैसे गौरी के डिलीवरी के दिन नजदीक आने लगे, तो अब उसे चलने फिरने में भी दिक्कत होने लगी थी। उस दिन भी रात के समय उसने खाना ढंग से नहीं खाया।
क्या बात है बहू, खाना क्यों नहीं खा रही? बाऊजी ने पूछा। बाऊजी, पेट में ऐंठन सी हो रही है। अभी तो डॉक्टर ने 10-15 दिन पीछे की डेट दी हुई है, पर तकलीफ हो रही है। आज पेट कुछ ज्यादा भारी लग रहा है। ज्यादा दिक्कत है तो हॉस्पिटल चले? अंकुर ने पूछा। नहीं, सुबह तक ठीक नहीं हुआ तब देखेंगे। ठीक है फिर चलो, अभी आराम करो। रात में कोई दिक्कत हो तो उठाना। अंकुर ही उसे सहारा देकर अंदर ले आया। लो दूध पियो, उसकी तरफ गिलास बढ़ाया। नहीं, अपने लिए नहीं तो बच्चे के लिए। तुम भूखी रहोगी तो वो भी भूखा रहेगा। ऐसे लापरवाही नहीं करते। उसके इस तरह उसकी देखभाल करने पर आंखों से आंसू टपक पड़े। क्या हुआ? आप ऐसे काम कर रहे हैं? मैं कर लूंगी। जब मैं बीमार था तुम भी तो करती थी। वो मेरा फर्ज था, तो यह मेरा भी फर्ज है। आप कैसे यह सब कर लेते हो? मेरी खुशी तुम लोगों से अलग तो नहीं। कितनी बार कह चुका हूँ, अभी तुम्हारी जिम्मेदारी मुझ पर सौंप कर गया है तो वही निभा रहा हूँ। माँ होती तो वो ये सब करती, अब वो नहीं है तो करना पड़ेगा, ताकि तुम्हें उनकी कमी महसूस ना हो। वह उसे दूध देता है, जिसे वह पी लेती है, और अब वह उसे लिटाने में भी मदद करता है। जब वह चला गया तो उसके बाद उसने सोने की कोशिश की, पर दर्द कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा था, जो अब असहनीय हो गया, और उसे अपने कपड़े भी गीले महसूस होने लगे। तो समझ गई कि डिलीवरी का समय आ गया है, तो किसी तरह दरवाजा खोलकर बाहर आई। बाऊजी, उसने आवाज दी, पर वे गहरी नींद में थे कि उठे नहीं। बाऊजी, अंकुर जी, उसने आवाज दी, पर आधी रात का समय होने के कारण कोई भी नहीं उठा। तो किसी तरह खुद को संभालती अंकुर के कमरे का दरवाजा खटखटाया। अंकुर जी, अंकुर जी। उसने दरवाजा नहीं खोला तो नीचे बैठ गई। लग रहा था जैसे हड्डियां निचुड़ी जा रही हो, पेट के निचले हिस्से में छुरियां चल रही हो। अंकुर जी, उसने पूरा जोर लगाकर आवाज दी तो उसने दरवाजा खोला। गौरी, क्या हुआ? उसने बम पर हाथ लगाया। वह दर्द से निढाल हो रही थी, तो उसे उठाकर मंजे पर ले आया। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बहुत दर्द हो रहा है। पापा को उठाता हूँ, फिर हॉस्पिटल चलते हैं। वह उनका दरवाजा खटखटाता है तो वे भी बाहर आ गए। बाबूजी, बहुत दर्द हो रहा है, उनके पूछने पर बताया। उसका चेहरा स्याह पड़ गया था, होठ बुरी तरह सूख गए थे। अंकुर ने उसे सहारा देकर ले जाना चाहा, पर दर्द सह न पाने के कारण आंखें बंद हो रही, तो उसे ही उसको उठाकर गाड़ी में लाना पड़ा। जब तक हॉस्पिटल पहुंचे वह दर्द से निढाल हो चुकी थी। पहुंचते ही उसे एडमिट करा दिया गया। सुबह बाबूजी और अंकुर लेबर रूम के बाहर बेचैनी से टहल रहे थे। काफी देर बाद आखिर बच्चे की रोने की आवाज कानों ने सुनी, तो दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बधाई हो, बेटा हुआ है। डॉक्टर ने बाहर आकर खुशखबरी सुनाई। पापा, आप दादा बन गए। अंकुर खुश होता बोला। और तू बड़ा पापा। वे हंस दिए। वह गधा कितना खुश होगा जानकर कि उसकी इच्छा पूरी हो गई। थोड़ी देर बाद उन्होंने गौरी से मिलने की इजाजत दे दी। तुम्हें दो पहलवानों के लिए रोटियां बेलने से अब कोई नहीं बचा सकता। ये हमारा छुटकू पहलवान बिल्कुल बाप जैसा ही है। अंकुर ने उसे गोद में उठाए कहा तो वह मुस्कुरा दी। ये भी अपने पिता जैसा पहलवान ही बनेगा। इस हॉस्पिटल का सबसे हेल्दी बच्चा है ये। डॉक्टर भी हंसती बोली। हाँ, ये भी पहलवान बनेगा, हमारा छुटकू पहलवान। बाबूजी उसे गोद में लेकर पुचकारने लगे। बाबूजी अभी को भी कॉल कर चुके थे और अब उससे कहाँ रुका जाता। शाम तक हॉस्पिटल पहुंच गया। गौरी, तुम ठीक तो हो ना? आते ही पूछा। हाँ सॉरी, ऐसे समय तुम्हारे पास नहीं रह पाया। वह दुख जताता है। बाबूजी और अंकुर जी तो थे ना? हाँ, थैंक यू भैया। पागल है क्या जो थैंक यू बोल रहा है? आ गले लग जा। आज तूने प्रोग्रेस कर ली। बाप बन गया है, वह उसे गले लगा लेता है। आप भी तो बड़े पापा बन गए हैं। हाँ, यह हमारे घर की खुशियों की चाबी है। इसकी वजह से तो हम सब इकट्ठे हुए। ले अपने छुटकू पहलवान को पकड़, बिल्कुल तुझ पर गया है। तूने ही रट लगाई थी कि तुझे तो छोटा पहलवान ही आएगा। बाऊजी बोले। हाँ, क्योंकि बजरंग बली ने कहा था। क्या कहा था? आप नहीं समझोगे, समझा दे। ये तो बजरंग बली का रूप है, तो इसका नाम मारुति रखूंगा। उसके गालों को उंगली से हिलाता बोला। अभी नामकरण भी कर ले। बाऊजी बोले। हाँ, कहीं अभी अखाड़े भी ले जाए। वो तो 5 साल के बाद। हाँ हाँ, सब हंस पड़े। वह उसके माथे पर चूमता है और गौरी के पास बैठ गया। तुम खुश तो हो ना? क्यों नहीं होगी? तुम्हें छोटी गौरी चाहिए थी। कैसी बातें कर रहे हैं, ये हमारा बच्चा है। थैंक यू मुझे इतनी खुशी देने के लिए। उसके माथे पर चूम लिया। सब खुश थे। हॉस्पिटल में ही लोगों का आना शुरू हो गया था।
अगले दिन वे घर आ गए। अगले कुछ महीने चाची, बुआ और गौरी की माँ बारी बारी से वहाँ रहती है और बच्चों को संभालने में उसकी मदद करती है। बाकी समय अंकुर और बाबूजी तो थे ही। बच्चे की खुशी ने बाकी सब सवाल जैसे बौने कर दिए थे। अब सब बस उसके आगे पीछे घूमते रहते। गौरी भी। इसी तरह 2 साल का वक्त गुजर गया। रोहित कॉलेज की वजह से शहर में ही रहता है। अभी खेल की वजह से अब भी अधिकतर बाहर ही रहता है। गौरी बच्चे के साथ सदन भी संभालती है। वही अंकुर और बाबूजी दोनों दुकान संभालते हैं। बाबूजी कोशिश कर रहे हैं कि अंकुर भी फिर से शादी के लिए हाँ करे तो उसका भी घर बसे और वो आगे बढ़ जाए, पर वह राजी नहीं है। कहता है अब शादी नहीं करेगा। मारुति क्या उसका बेटा नहीं? वह भी सारा दिन बड़े पापा करता उस पर चिपका रहता है। अभी भी एक इवेंट की वजह से काफी समय से बाहर था। पूरे 6 महीने बाद लौटा तो दरवाजा खोलने गौरी आई। लाल रंग की साड़ी पहने सजी धजी मुस्कुराती खड़ी थी कि बैग नीचे पटक उसे गोद में उठा लिया। ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। कैसी हो मेरी फूलजान? उसे गालों पर चूमने लगा। क्या कर रहे हैं? पूरे 6 महीने बाद आया हूँ और तुम छोड़ने की बात कर रही हो? पापा और भैया तो दुकान पर होंगे, पर हमारा छुटकू पहलवान कहाँ है? उसको भी बाबूजी के साथ दुकान पर भेजा है। क्यों? यहाँ रहता है तो पूरा दिन घर सर पर उठाकर रखता है और फिर मुझे सदन भी जाना था तो भेज दिया। मतलब तुम अभी अकेली हो? हाँ आओ ना। वह उसे उठाए अंदर ले आया और बेड में पटक कर चूमने लगा। कुछ तो शर्म कीजिए, एक बच्चे के बाप हो गए हैं, फिर भी आपकी हरकतें वैसी की वैसी है। अरे कितना कम समय तो घर पर रहता हूँ। तुम चुप करो। वह उसे दोनों बाजुओं के घेरे में कसकर बांधता बेताबी से चूमने लगा कि वे दोनों पूरी दुनिया भूलकर एक दूसरे में खो गए। मम्मा। थोड़ी देर बाद इस आवाज़ पर चौंक गए। फटाफट से उसे खुद से अलग किया तो देखा गोल मटोल सा उसका बेटा खड़ा था। वे जल्दबाजी में दरवाज़ा बंद करना भूल गए थे। मेरी मम्मा। वह गुस्सा दिखा रहा था। वह उठकर नीचे उतरा कि बाहर भाग गया। इसे क्या हुआ? नाराज हो गया। क्यों? उसकी मम्मी को छेड़ेंगे तो नाराज ही होगा। वह हंस दी। भले पापा। बाबूजी और अंकुर भी घर आ गए थे। वह उसे गोद में उठा लेता है। क्या हुआ? अंकुर ने पूछा। मेरी मम्मी को माला। किसने? वो। वह उंगली का इशारा करता है। इस बैल बुद्धि को कभी अकल नहीं आ सकती। बाबूजी चिड़चिड़ाए। रुको, मैं अभी उसकी पिटाई करूँगा। अभी? अंकुर ने आवाज़ दी। जी भैया। वह बाहर आ गया। देखो ये क्या शिकायत कर रहा है कि तुम इसकी मम्मी को मार रहे थे। भैया। वह उसके गले लगता है और बाबूजी के पैर छूता है। देखिए ये मुझे पहचानता नहीं। गुस्सा दिखा रहा है। महीनों गायब रहेगा तो ऐसे ही होगा। दादू। वह बाबूजी की गोद में चला गया। देखिए ना पापा, ये तो मुझे पहचानता भी नहीं। 2 दिन रुक, फिर तो तुझे छोड़ेगा नहीं। सच? हाँ। देखो बेटा ये पापा। बोलो पापा। पापा। वह बोला तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इसने मुझे पापा बोला? हाँ, और यह दुनिया का सबसे सुखदायक शब्द है जो एक लापरवाह और गैर जिम्मेदार लड़के को जिम्मेदार पिता बनाता है, दुनिया की सबसे बड़ी खुशी देता है। वह उसे गोद में उठाकर चूमने लगा। पापा, पर यह कमज़ोर क्यों लग रहा है? कहाँ कमज़ोर है? ऐसे तो ये पहलवान कैसे बनेगा? अभी इसे अखाड़े ले जाएगा क्या? भले पापा। वह दोनों हाथ उसकी तरफ फैला देता है तो वह उसे दे देता है। गौरी। थोड़ी देर बाद वह कमरे में आया। हाँ, ये मारुति तो मुझे पहचानता भी नहीं। 1-2 दिन करेगा फिर पहचान जाएगा। क्यों ना एक और बेबी प्लान करें? कैसी बातें कर रहे हैं आप? लड़के बहुत शैतान होते हैं। मुझे अब की बार छुटकी गौरी चाहिए, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वह उसे बाहों के घेरे में कस लेता है। तो दोस्तों, हमारी अल्हड़ सी गौरी की कहानी अब यही समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।